हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोक प्रशासन की पद्धतियाँ और उपागम को पढ़ेंगे। लोक प्रशासन की पद्धति और उपागम ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन जो एक विषय है उसमें ये चौथा अध्याय है या लेसन है। इससे पहले हम लोग 3 लेसन या अध्याय पढ़ चुके हैं, जिसमें पहला अध्याय हमने पढ़ा है कि लोक प्रशासन क्या है, इसका अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र। दूसरा जो अध्याय था या लेसन था, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या भेद है, क्या समान है और क्या असमान है। तीसरा जो चैप्टर्स या अध्याय था वो था नवीन लोक प्रशासन। नवीन लोक प्रशासन को भी हम लोग पढ़ चुके हैं और आज जो है हम चौथा लेसन को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है लोक प्रशासन की पद्धतियाँ और उपागम। तो इस चैप्टर्स में जितने भी पद्धति और उपागम या दृष्टिकोण जो भी होगा उन सारी बातों को हम पढ़ेंगे। और पूरा चैप्टर्स जो है एक वीडियो में नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा और बहुत बड़ा हो जाने से आप लोगों को पढ़ने में प्रॉब्लम होता है या नहीं पढ़ते हैं या फिर बोर हो जाते हैं। तो इसीलिए इसे हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे, जिसमें इसका जो कंटेंट है, क्या क्या इस अध्याय में है। सबसे पहले तो लोक प्रशासन और उसकी पद्धतियाँ का जो है परिचय जानेंगे। उसके बाद लोक प्रशासन के दृष्टिकोण होगा और यही दृष्टिकोण के आधार पर पूरे चैप्टर्स जो है आधारित है, जिसमें कि दृष्टिकोण में पहला दृष्टिकोण है परंपरावादी दृष्टिकोण। ठीक है, परंपरावादी दृष्टिकोण। दूसरा जो है व्यवहारवादी दृष्टिकोण और तीसरा जो आएगा आधुनिक दृष्टिकोण। इन तीनों दृष्टिकोण को हम अलग अलग वीडियोज में पढ़ेंगे। अब जो है परिचय में हम जानते हैं कि लोक प्रशासन की पद्धति में क्या कहा गया है। इसका इंट्रोडक्शन है कि लोक प्रशासन एक सामाजिक विषय है। लोक प्रशासन क्या है? एक सोशल सब्जेक्ट है जिसकी की विषय वस्तु मूलतः मानव है, जिसका कि केंद्र में जो तत्व है मानव है और यही मानव के आधार पर मानव के स्वभाव में कैसे परिवर्तन होता है या फिर स्वभाव किस प्रकार से काम करता है, इन सारी बातों को हम पढ़ेंगे। तो जिसके विषय वस्तु में मूल रूप में कौन है? मानव है। तो मानव का स्वभाव परिवर्तनशील है, इसीलिए लोक प्रशासन का अध्ययन किसी एक प्रकृति के सहारे संभव नहीं है। कहा जाता है कि मानव का स्वभाव जो है परिवर्तनशील है। जिस समय मानव का स्वभाव जिस प्रकार से काम करता है, लोक प्रशासन उस समय उसी प्रकार से काम करता है। इसके अध्ययन के लिए वैज्ञानिक और दार्शनिक अध्ययन पद्धति के साथ साथ नई विकसित अध्ययन पद्धति की भी आवश्यकता पड़ती है। अब मानव के स्वभाव जैसे परिवर्तनशील है, समय समय पर जिस प्रकार से मानव का स्वभाव बदलता है, उसी प्रकार से विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में अध्ययन करके इसे विकसित किया जाता है और आवश्यकता के अनुसार इसे ढाला जाता है। इसका उदय और विकास का जो स्वतंत्र अनुशासन के रूप में जो है स्वीकार किया जाता है कि कब उदय हुआ, इसका विकास कैसे हुआ, इन सारी बातों को जो है अध्ययन किया जाता है। तो ये परिचय के रूप में जो है इसे कहा जाता है। अब आगे पढ़ते हैं कि लोक प्रशासन का दृष्टिकोण, क्या दृष्टिकोण रहा है। जैसा कि हमने कहा कि पहला है परंपरावादी दृष्टिकोण, दूसरा होगा व्यवहारवादी दृष्टिकोण और तीसरा हम पढ़ेंगे आधुनिक दृष्टिकोण। तो पहला जो है परंपरावादी या इसे संगठनात्मक दृष्टिकोण भी कहते हैं। परंपरावादी दृष्टिकोण को संगठनात्मक यानी एक संगठन बना हुआ है, वैधानिक यानी कि लीगल है, कानूनी रूप से होता है, औपचारिक होता है, ऐतिहासिक मीन्स ये इतिहास भी इसका जाना जाता है
औपचारिक है और विशुद्ध भी है। तो ये जो है सारा विचारात्मक तथा वर्णनात्मक आदि नामों से जाना जाता है। किसे? परंपरावादी दृष्टिकोण को। इसके सार्थक जो है या समर्थक जो है एल.डी. व्हाइट है, नाम इसका याद रखिएगा, बिलोबी है, एडरसन है। इसके अध्ययन के लिए कई प्रणालियों को प्रयोग में लाया जाता है। अब परंपरागत दृष्टिकोण हमें पढ़ना है, तो परंपरागत दृष्टिकोण को किस प्रकार से पढ़ना है, मतलब समय समय पर जैसे मानव का स्वभाव बदला है तो समय समय पर प्रशासन भी बदला है, प्रशासन भी मानव की आवश्यकता अनुसार काम करते गया है। तो परंपरावादी दृष्टिकोण की कई पद्धतियां हैं, जिसमें कि पहला पद्धति है ऐतिहासिक पद्धति। ऐतिहासिक पद्धति में कहा जाता है कि जैसे कि प्रत्येक राष्ट्र का प्रशासन प्राचीन मान्यताओं, व्यवस्थाओं और परंपराओं से बहुत अधिक प्रभावित होता है। ये तो हर जगह होता है, कोई भी राष्ट्र में जो है ऐसा जो है होता है। क्या होता है कि प्रशासन जो है प्राचीन मान्यता यानी कि परंपरागत रूप से जो चली आ रही है, जो भी बातें या जो भी पद्धति, उसकी जो व्यवस्था है उस परंपराओं को ज़्यादा जो है प्रभावित करता है। कहा जाता है कि किसी भी देश की तत्कालीन प्रशासकीय संस्था और व्यवस्था का सही अध्ययन तभी होता है जब उस देश के प्रशासकीय इतिहास का अध्ययन किया जाता है। अब मान लिया जाए कि जो लोक प्रशासन जो विषय है, लोक प्रशासन विषय पहले कुछ और था। जिस समय हम लोग एमए कर रहे थे उस समय लगभग जो है 30 चैप्टर्स था, उससे भी कम था। लेकिन आज लोक प्रशासन का जो नया एडिशन आया है और समय के साथ जो बदलाव हुआ है, प्रशासन में भी बदलाव हुआ है, तो ये अभी जो लोक प्रशासन का जो बुक है इसमें 43 चैप्टर्स जो है आया है। तो 43 चैप्टर्स में कुछ नया नया चीज़ को जोड़ा गया है। जैसे कि पहले गुड गवर्नेंस नहीं था, गुड गवर्नेंस जो है समय के साथ बढ़ा। ई गवर्नेंस नहीं था, ई गवर्नेंस भी नहीं था, ठीक है। और वैश्वीकरण, उदारीकरण, ये सब जो है बहुत ऐसा मतलब कि चैप्टर्स को इसमें ऐड किया गया जो कि उस समय ज़रूरत नहीं महसूस किया था। इस वजह से इसे जो है हम लोग को जो है हम लोग नहीं पढ़े, ठीक है। तो इसमें क्या है, ऐतिहासिक पद्धति है। तो ऐतिहासिक पद्धति में ऐतिहासिक चीज़ को जानने के लिए जो है इतिहास को उल्टाना पड़ता है, इतिहास को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद जो संस्था होता है या व्यवस्था होता है, संस्था या व्यवस्था का जो जन्म होता है, जन्म और विकास किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से उन्होंने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया, इस दिशा में जैसे कि भारत में रामायण है, महाभारत है, मनुस्मृति है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, चीन में कन्फ्यूशियस है, कन्फ्यूशियस की जो शिक्षा पद्धति है, माओ का जो साहित्य है, ग्रीक में जैसे कि अरस्तु की राजनीति है, इटली में मैकियावेली का जिस प्रकार से प्रिंस जो है काम किया, अमेरिका में एल.डी. व्हाइट जो है द फेडरलिस्ट, और फिर जेफरसोनियंस में जिस प्रकार से काम किया। तो इसके लिए क्या है कि ऐतिहासिक पद्धति को अपनाकर प्रशासन की अनेक समस्याओं का समाधान इतिहास से प्राप्त करके प्रशासनिक अनुभवों के आधार पर निकाला जाता है, ठीक है। प्रशासनिक अनुभवों के आधार पर निकाला जाता है। अब इसकी कुछ सीमाएं हैं। किसकी सीमाएं? ऐतिहासिक पद्धति की कुछ सीमा है, उसका कुछ लिमिटेशंस है, जिसमें पहला लिमिटेशंस है कि लोक प्रशासन अपने जो है वर्तमान के साथ साथ अतीत से भी संबंध रखता है। लोक प्रशासन वर्तमान के साथ साथ अतीत यानी इतिहास से भी संबंध रखता है तथा लोक सेवकों को घटनाओं की बाह्य समानता पर भी ध्यान देना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट्स है कि वर्तमान और अतीत के मध्य समय, वर्तमान और अतीत के मध्य जो संबंध है,
संबंध को बनाने वाले अनेक संपर्क सूत्रों का भी अध्ययन गहनता से किया जाता है। ठीक है। तीसरा जो पॉइंट्स है कि ऐतिहासिक पद्धति के अध्ययन करते समय जो तत्कालीन है, जो वर्तमान परिस्थिति के भावनाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अध्ययन एकांगी होना चाहिए। ठीक है। चौथा जो पॉइंट है कि इतिहास को समझने के लिए विवरणात्मक दृष्टि के साथ साथ तार्किक आधार पर भी समझा जाना चाहिए। इसके लॉजिक दृष्टि के आधार पर भी इसे समझने का प्रयास करना चाहिए। पांचवा जो पॉइंट्स है, यदि कार्यकर्ताओं का इतिहास की घटनाओं से भावात्मक लगाव जुड़ गया है, तब निष्कर्ष सही और पूर्ण सत्य नहीं हो सकता है। अतः अध्ययनकर्ता का निष्पक्ष रूप से विचार करके तथ्यों के संकलन करने और उनके विश्लेषण के लिए भी जो है आवश्यक हो जाता है। ठीक है। अगला जो पॉइंट है कि प्रशासकों की जीवन गाथाओं में प्रशासकीय कार्यों की अपेक्षा रणनीतिक कार्यों पर अधिक बल दिया जाता है। ठीक है। अब आइए इसका जो दूसरा पद्धति है, इसका परंपरागत दृष्टिकोण का जो दूसरा पद्धति है, ये है कानूनी पद्धति, लीगल मेथड है। लीगल मेथड क्या करता है? लीगल मेथड के बारे में वुडरो विल्सन ने कहा है कि लोक प्रशासन विधि का ही क्रमबद्ध अध्ययन करता है। लोक प्रशासन का कानूनी या वैधानिक पद्धति द्वारा अध्ययन करने के लिए राज्य की उन विधियों, नियमों तथा उपनियमों का अध्ययन किया जाता है जिसके आधार पर सरकार अपनी नीतियों को क्रियान्वित करती है। यह पद्धति प्रशासकीय संगठन की रचना, कार्य शक्ति पर भी बल दिया जाता है। लीगल मेथड के अंतर्गत इस पद्धति के द्वारा प्रशासन के औपचारिक स्वरूप और उन नियमों का जिन पर कि स्वरूप आधारित होता है उसका भी अध्ययन किया जाता है। और यह पद्धति प्रशासनिक संगठन की रचना, कार्य शक्ति, कार्य करने वालों के कार्य और उनके संबंधों को नियंत्रण करने वाले नियमों के ऊपर भी बल दिया जाता है। इसकी भी कानूनी पद्धति की भी कुछ सीमाएं हैं। ऐसा नहीं है कि इसका कोई जो है लिमिट नहीं है, इसका भी सीमा है। इस पद्धति में सामाजिक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणों का कोई स्थान नहीं है। क्या है? इसका कोई स्थान नहीं है, जिसके कारण प्रशासन का कानूनी अध्ययन औपचारिक तथा सैद्धांतिक बन जाता है। क्या बन जाता है? औपचारिक तथा सैद्धांतिक बन जाता है और प्रशासनिक क्रियाओं तथा व्यवहार संबंधी मूल स्रोतों का अनुभव होता चला जाता है। ठीक है। तीसरा जो सीमा है कि इसका स्वरूप औपचारिक तथा दृष्टिकोण एकांगी हो गया है, क्योंकि इसमें अन्य तत्वों की उपेक्षा की जाती है। ठीक है। अगला जो पॉइंट है, अगला जो पद्धति है ये परंपरागत दृष्टिकोण का, वो है विषय वस्तु पद्धति। विषय वस्तु पद्धति में हम कह सकते हैं कि अन्य पद्धतियों में तो लोक प्रशासन पर समान रूप से विचार भी किया जाता है, लेकिन इस पद्धति में, किस पद्धति में? विषय वस्तु पद्धति में सब्जेक्ट मैटर मेथड में जो है लोक प्रशासन की विषय सेवा का अध्ययन किया जाता है, जैसे शिक्षा, पुलिस, प्रतिरक्षा, मालगुजारी आदि विभागों का भी अलग अलग रूप से अध्ययन किया जाता है। इन विभागों द्वारा जो सांख्यिकी या अभिलेख, खोज, आयोग के प्रतिवेदन रखे जाते हैं, उसके आधार पर प्रशासन के स्वरूप को समझा जा सकता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अध्ययन की उपयोगिता पर भारत और इंग्लैंड में बहुत बल दिया जा रहा है। इस संबंध में मुनरो, विफनर, वारेन, गॉस, वालकॉट के अध्ययन इसी पद्धति की देन है। ठीक है। अब इसकी भी जो है कुछ सीमाएं हैं। किसकी सीमाएं? विषय वस्तु की भी सीमाएं हैं। इसका पहला लिमिटेशंस कि इस पद्धति का आधार आंशिक अध्ययन है, यानी कुछ का अध्ययन है।
यह इसकी एक बड़ी कमजोरी है, क्योंकि संपूर्ण का अध्ययन आंशिक अध्ययन से यदि अलग और भिन्न हो गया तो व्यापक अंतर होने की संभावना हो जाती है। ठीक है। अब जैसे कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि चैप्टर्स को पूरा पढ़ के गया है, और कोई स्टूडेंट ऐसा है जो आंशिक पढ़ा है, थोड़ा पढ़ा है, और दोनों एग्जाम में बैठेगा, दोनों लिखेगा, तो दोनों के रिजल्ट में तो डिफरेंस होगा ही। जस्ट लाइक वही है। दूसरा जो लिमिटेशंस है कि समितियां और आयोगों के प्रतिवेदन ने उसके समर्थन में बहुत सामग्री प्रस्तुत की है। इससे इसके साधन होने के विचार को बल मिलता है, लेकिन इसके प्रयोग को सीमित कर देता है। ठीक, इसके प्रयोग को क्या किया जाता है? सीमित किया जाता है। चौथा पॉइंट्स आता है वैज्ञानिक पद्धति यानी साइंटिफिक मेथड। जो परंपरागत दृष्टिकोण का जो अगला मेथड है वो है साइंटिफिक मेथड। इस मेथड में जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उदय अमेरिका में F.W. टेलर के शोध लेखों द्वारा होता है। किसका? साइंटिफिक मेथड का। और इसके विकास में डेविड लिलिनथान का महान योगदान होता है। ठीक, किसका महान योगदान होता है? लिलिनथान का महान योगदान होता है। इसके विचारों से हम वैज्ञानिक पद्धति को कुछ आगे बढ़ के हम इसके बारे में बता रहे हैं। इसमें जो टू द पॉइंट है इसे आप पढ़ लेंगे, इसे आप लिख लेंगे, लेकिन समझने के लिए कुछ विस्तार से जरूरी हो जाता है। ठीक है। टेलर ने कहा है वैज्ञानिक पद्धति के बारे में कि प्रत्येक कार्य करने की एक ही सर्वोत्तम विधि होती है। इस कारण प्रत्येक समस्या के समाधान के लिए साइंटिफिक मेथड को अपनाकर एक सर्वोत्तम मार्ग अर्थात एक सर्वोत्तम सिद्धांत खोजा जा सकता है। समस्या का समाधान निकालने के लिए समस्या को अनेक अंगभूत भागों में विभाजित करके उसका भी अध्ययन करना चाहिए। प्रशासनिक बारीकियों को समझने के लिए प्रशासनिक कर्मचारियों के क्रियाकलाप, उनके कार्य करने के तौर तरीका, कठिनाई, गतिविधि अध्ययन करके जानना पड़ेगा। तब जो है हम वैज्ञानिक साइंटिफिक मेथड के पास जो है हम पहुंच जाते हैं। वैज्ञानिक पद्धति का कुछ दोष कहा गया है, जिसमें कि पहला जो डिमेरिट्स है, यह पद्धति प्रशासन में मानवीय तत्व की उपेक्षा करता है। यह पद्धति क्या करता है? मानवीय पक्ष की या मानवीय तत्व की उपेक्षा करता है। दूसरा जो पॉइंट्स है इसका डिमेरिट्स का, कि प्रायः अध्ययनकर्ता जो होता है, जो अध्ययन करने वाला होता है, वो किसी समस्या के संबंध में अपने दृष्टिकोण को अपने ही पूर्व निष्कर्षों से संबंध करना चाहता है। इससे होता क्या है कि शोध निष्कर्षों में व्यक्तिपरक तत्व आ जाता है। जैसे वो समूह की चर्चा नहीं करके, समूह का अध्ययन नहीं करके, किसी भी घटना का सामान्य रूप से अध्ययन नहीं करके अपने ऊपर रख के जो है अध्ययन किया जाता है, जिससे क्या हो जाता है? वो व्यक्तिगत तत्व हो जाता है। तीसरा जो पॉइंट्स है कि इस पद्धति में जो अध्ययन करता है, अध्ययनकर्ता की मानसिक और बौद्धिक स्थिति, राजनीतिक तथा आर्थिक परिस्थितियां, भावनाएं और निष्ठाएं निष्कर्षों को व्यापक रूप से प्रभावित करता है। चौथा जो पॉइंट्स है कि प्राकृतिक विद्वानों के या प्राकृतिक विज्ञान जो होता है, जो नेचुरल साइंस होता है, उसके समान जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्रयोग संभव नहीं होता है। प्राकृतिक विज्ञान के समान लोक प्रशासन में प्रयोग करना संभव नहीं। यदि प्रयोग किए भी जाते हैं तो उनके परिणाम निश्चित नहीं होता है। ठीक है। अगला पॉइंट है कि लोक प्रशासन की प्रयोगशालाएं का क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है। लोक प्रशासन का जो लैब होता है वह बहुत विस्तारित रूप से होता है, जिसके कारण क्या होता है कि कभी कभी प्रयोगकर्ता के उत्साह और साहस जो है क्षीण होने लगता है। क्षीण होने का कभी कभी भय भी लगा रहता है। अगला जो पॉइंट्स है कि मनुष्य की क्रियाओं, भावनाओं, संवेगों और अनुभूतियों को नियंत्रण रखने में असमर्थ होने के कारण लोक प्रशासन में प्रयोग कल्पना के सहारे जो है किया जाने लगता है। ठीक। अब जो है आता है अगला पॉइंट्स, जीवन वृत्तात्मक पद्धति।
बायोग्राफिकल मेथड। अगला पॉइंट्स क्या होता है? बायोग्राफिकल मेथड। यह पद्धति ऐतिहासिक पद्धति से मिलती जुलती है, जो हमने शुरू में ऐतिहासिक पद्धति पढ़े, और जो जीवन वृत्तात्मक यानी बायोग्राफिकल जो पद्धति है या मेथड जो है उससे मिलता जुलता है। इसमें प्रसिद्ध और वरिष्ठ प्रशासकों के अनुभव और उनके कार्यों का अध्ययन किया जाता है। उनके संस्मरण प्रशासकीय समस्याओं से संबंधित होते हैं, इसलिए इनमें प्रशासकीय समस्या और उनके निर्णय की प्रक्रिया का व्यवहारिक अध्ययन भी किया जाता है। ठीक है। और फिर यह प्रणाली भारत की अपेक्षा इंग्लैंड और अमेरिका में भी बहुत अधिक प्रचलित है। भारत में कुछ ऐसी पुस्तकें प्रकाश में आया है जिससे कि इस मेथड का जो है रूप निकाला जाता है। जैसे कि बनर्जी ने लिखा है अंडर टू मास्टर्स। कौल की पुस्तक है द अनटोल्ड स्टोरी। धर्मब्री की पुस्तक है द मेमोरीज ऑफ सिविल सर्वेंट। नरूला की पुस्तक है टेल टोल्ड बाय एन इडियट। ठीक है। अगला गाडगिल की पुस्तक है गवर्नमेंट फ्रॉम इनसाइड। मथाई की जो पुस्तक है नेहरू युग और जानी मानी बातें। ठीक। इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। किसकी? जीवन वृत्तात्मक पद्धति। इसकी सीमा है कि इसमें सार्वजनिक कार्यकर्ताओं की जीवन गाथाओं में राजकीय महत्व पर अधिक बल दिया जाता है, ना कि प्रशासकीय कार्यों पर। दूसरा जो सीमा है कि इन अनुभवों को कभी कभी ऐतिहासिक लाभ के लिए भी जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आगे जो है परंपरागत पद्धति का अगला जो परंपरागत दृष्टिकोण का जो अगला पद्धति है वो है राजनीतिक पद्धति। ये लास्ट पद्धति है। किसका? परंपरागत दृष्टिकोण का ये लास्ट पद्धति है, राजनीतिक पद्धति। इसके संबंध में जॉन गॉस तथा पॉल एच लबी ने लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए राजनीतिक पद्धति अपनाने पर बल दिया है। उसके विचार से जो है राजनीतिक व प्रशासन का अध्ययन संबंध होने के कारण बिना राजनीतिक सदस्यों का या समस्याओं का अध्ययन किए हुए कोई भी निर्णय व्यवहारिक दृष्टि से ठीक नहीं हो सकता है। राजनीतिज्ञों का जनता से सीधा संबंध होता है, वे उनकी समस्याओं को ठीक से समझ पाता है। ठीक है। इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। इसकी सीमाएं हैं कि यदि श्रेष्ठ शासन और स्वशासन के मध्य उचित समन्वय स्थापित अगर नहीं होता है तब परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है। दूसरा जो है कि लोक प्रशासन का राजनीतिक चिंतन लोकहित में पृथक नहीं होना चाहिए। ठीक। तीसरा है कि राजनीतिक पद्धति एकांगी पद्धति है, क्योंकि वह प्रायः सैद्धांतिक, तकनीकी और तार्किक मान्यताओं की अवहेलना करता है। ठीक। एक और जो है पद्धति रह गया है, यह है प्राविधिक या यांत्रिक पद्धति, जिसे कि हम टेक्निकल मेथड भी कहते हैं। टेक्निकल मेथड ये भी जो है परंपरागत दृष्टिकोण का एक मेथड है। तो ये सारा जो है मेथड रहा है। इसका कुछ जो है सीमाएं भी है, जो दो प्रकार की सीमा है। पहला सीमा है कि लोक प्रशासन का संबंध मानव से है, अतः उसको कठोर प्राविधिक सीमाओं में बांधने का अर्थ है कि उसे गतिहीन बना देना। दूसरा जो है कार्य क्षमता बढ़ाने या मितव्यय साधन का अर्थ मानवीय तत्वों की अवहेलना करना नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये रहा लोक प्रशासन की जो पद्धतियां हैं और उपागम है। लोक प्रशासन पद्धति और उपागम की जो दृष्टिकोण है, जिसमें पहला दृष्टिकोण है परंपरागत दृष्टिकोण या संगठनात्मक दृष्टिकोण। तो यही परंपरागत दृष्टिकोण के 7-8 पद्धतियां हैं, मेथड है। उसी मेथड को पढ़े। अब हम अगले वीडियो में दूसरा दृष्टिकोण को पढ़ेंगे, जिसका नाम है व्यवहारिक दृष्टिकोण। तब तक के लिए धन्यवाद।